नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPTGT का प्रीवियस पेपर। ये जो HPTGT का प्रीवियस पेपर है ये उस टाइम का है जब HPSSC पेपर करवाता था, तो उस तरह के क्वेश्चन भी हमें टाइम टू टाइम देखने पड़ेंगे जो HPTGT में करवाए गए हैं, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि सिलेबस लगभग सेम ही है, लगभग मतलब आप कहेंगे कि 80 to 90% सिलेबस सेम ही उन्होंने मेंशन किया है। बस थोड़ा सा वही है कि पैटर्न चेंज हो जाएंगी, चीज़ें चेंज हो जाएंगी, करवाने वाली एजेंसियाँ चेंज हो जाएंगी, बाकी सिलेबस तो सेम ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 123 से अभी हम डिस्कशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे भी। बोलते हैं हु बिकेम द फर्स्ट डिसिपल ऑफ महावीरा। तो बोलते हैं महावीर के जो प्रथम शिष्य थे वो कौन थे। देखो, अगर महावीर के हम प्रथम शिष्य की बात करते हैं कि वो कौन थे, तो वो थे जमाली। जमाली इनके जो था वो प्रथम शिष्य थे। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभदेव थे। और आपने ध्यान रखना है कि जो वर्धमान महावीर थे वो जैन धर्म के 24 नंबर के तीर्थंकर जो था वो थे। महावीर का जन्म जो था वो कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। 540 BC में इनका जन्म जो था वो हुआ था। इनके पिता का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, सिद्धार्थ इनके पिता का जो था वो नाम था। मदर का नाम पूछा जाता है तो मदर का नाम त्रिशला जो था वो इनकी मदर का नाम था। इनकी शादी जो था वो यशोदा के साथ जो था वो इनकी शादी जो था वो हुई थी। अच्छा, महावीर के बारे में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जैन धर्म था उसके ये अनुयायी थे। तो जैन धर्म के जो टेक्स्ट हैं, जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं वो किस भाषा में जो है वो लिखे गए हैं, वो प्राकृतिक भाषा में जो है वो लिखे गए हैं, प्राकृत भाषा में वो लिखे गए हैं। उतना यहाँ से पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर बिलीव्ड इन दी वेदांता फिलॉसफी। तो बोलते हैं कि वेदांता की फिलॉसफी के ऊपर इनमें से कौन सा थिंकर जो था वो विश्वास जो था वो करता था। तो वेदांता की फिलॉसफी के ऊपर जो था वो विश्वास किया जाता था विवेकानंद जी के द्वारा। इसका ऑप्शन सी जो है वो 124 का जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री में ना वेदांतों की बात करते हैं तो वेदांत किसको बोला जाता है, जो उपनिषद हैं उनको वेदांत भी जो है वो बोला जाता है। और विवेकानंद जो था वो वेदांत दर्शन में जो था वो विश्वास रखते थे। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिकागो में इन्होंने जो था वो वर्ल्ड पार्लियामेंट को जो था वो अटेंड किया था, वो कौन से ईयर में किया था। 1893 में इन्होंने जो था वो अटेंड किया था, और वहीं से ये बहुत ज़्यादा फेमस जो था वो हो गए थे। इनकी जो स्पीच थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी, जहाँ से बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे। और इंडिया का डंका जो था वो पूरे वर्ल्ड में जो था उस टाइम से बजने लगा था। अगला 125 क्वेश्चन है, बोलते हैं हु रोट द बुक स्कूल एंड सोसाइटी। तो ये स्कूल एंड सोसाइटी किताब जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। ये स्कूल एंड सोसाइटी किताब जो है जॉन डेवी के द्वारा जो है वो लिखी गई है। अगर इस तरह की किताब कोई पूछी जाती है तो ऐसा पूछी जाएगी, या फिर कोई NCERT में स्पेसिफिक किताब जो है वो आती है तो वो किताब आपने पढ़ लेनी है, लिख लेनी है, ताकि रिवाइज भी अच्छे से हो सके। आगे बोलते हैं हु फॉलोड द थेरवाद फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो बोलते हैं कि बुद्धिज्म की जो थेरवाद स्वरूप था वो किस देश में जो है वो उसका अनुसरण जो है वो किया जाता है। तो बुद्धिज्म का जो ये कहते हैं जिसको थेरवाद स्वरूप, ये जो है वो कहाँ पर फॉलो किया जाता है, ये जो है वो बर्मिस यानी कि बर्मा के वासी जो हैं वो जो है वो इसको फॉलो करते हैं। अब बुद्धिज्म की बात की जाए तो बुद्धिज्म की स्थापना जो था गौतम बुद्ध के द्वारा की गई थी। उनको सिद्धार्थ भी जो था वो बोला जाता था। इनका जन्म 563 BC में हुआ था। लुम्बिनी जो कि नेपाल में भी पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म जो था वो हुआ था। बौद्ध धर्म के बारे में अगर हम बात करें तो बौद्ध धर्म के जो था वो 3 इसकी जो था बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। पहली संगीति राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी, चौथी जो था वो कुंडलवन में हुई थी। अभी टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। बोलते हैं कि पहली संगीति जो अध्यक्षता की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो पहली जो इनकी संगीति हुई थी जिसको शरण दी गई थी वो अजात शत्रु के द्वारा शरण दी गई थी। दूसरी संगीति को कलाशोक के द्वारा जो था वो शरण दी गई थी। तीसरी को जो था वो अशोक के द्वारा शरण दी गई थी, और चौथी को कनिष्क के द्वारा जो था वो शरण दी गई थी। तो 4 बौद्ध संगीतियां, इनको किस किस के द्वारा शरण दी गई वो भी पता चलता है। बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें कि कॉमनली जो लैंग्वेज थी वो क्या थी, तो पाली इनकी जो था वो लैंग्वेज थी। और त्रिपटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट जो होते हैं ये जो है वो कॉमनली बुद्धिज्म में ही जो है वो इस्तेमाल होते हैं। विनाया पिटका ये भी जो है बुद्धिज्म में ही जो है वो इस्तेमाल होता है। ये है क्या विनाया पिटका, ये रूल्स ऑफ
डिसिप्लिन इन बुद्धिज्म मोनेस्ट्री है, यानी कि बुद्धिज्म मोनेस्ट्रीज में जो रूल होते हैं, डिसिप्लिन होता है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। एक सूता पिटक जो है वो होता है। सूता पिटक में क्या होता है, इसमें जो है बुद्ध के जो सरमन है, बुद्ध की जो टीचिंग है, बुद्ध के जो सरमन और टीचिंग है उनकी कलेक्शन जो है वो रखी गई है। एक है अभिधम्मा पिटक, ये क्या है, ये जो है वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द फिलोसफिकल प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म की जो फिलोसफिकल प्रिंसिपल है उनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर की गई है। तो 3 तरह के पिटक हो गए, 3 फोल्ड बास्केट, यानी कि एक विनय पिटक, एक सूता पिटक और एक अभिधम्मा पिटक, इनके बारे में भी पता चल गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विजयालय वॉज अ फ्यूडेटरी ऑफ, तो बोलते हैं विजयालय किसकी जागीर हुआ करती थी। विजयालय की अगर हम बात करें तो ये जो था वो पल्लवों की जागीर जो था वो हुआ करती थी, पल्लवास की जो था ये जागीर थी। अच्छा, पल्लव वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सीमा विष्णु के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इनकी कैपिटल, इनकी राजधानी जो था वो रांची में जो था वो हुआ करती थी। इनकी कैपिटल का भी पता होना चाहिए आपको। ये जो था वो किसके द्वारा स्थापना इसकी की गई वो पता चला। इतना सा यहाँ से मेन पॉइंट आपको यहाँ से पता होने चाहिए थे। आगे बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी कैप्चर्ड द थ्रोन आफ्टर स्क्योरिंग फेबुलस वेल्थ फ्रॉम, तो बोलते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ से विशाल संपत्ति जीतने के बाद जो था वो ताज हासिल किया था। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं तो उसने जो है वो विशाल संपत्ति जीतने के बाद ताज हासिल जो था वो किया था, और उसने जो था वो देवगिरी की विशाल संपत्ति जीतने के बाद ताज जो था वो हासिल किया था। अब ये खिलजी वंश जो था वो इसकी भी बात करना ज़रूरी है। खिलजी वंश जो है इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि इसके पहले रूलर जो था वो कौन हुआ करते थे, तो जलाउद्दीन फिरोज खिलजी इसके पहले रूलर जो था वो हुआ करते थे। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी आए, काफ़ी फेमस जो था वो इनका कार्यकाल जो है वो रहता है। इनके द्वारा जमींदारी जो हुआ करती थी उसको समाप्त कर दिया गया, और इनके द्वारा जो था वो इकता एक सिस्टम होता था उसको भी जो था वो इनके द्वारा जो था वो अलाउ नहीं किया गया था, और अलग अलग चेंजेस जो था वो इनके द्वारा लगाए गए। इनके द्वारा लोह और रक्त की नीति लाई गई थी, जिसको ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी जो है वो बोलते हैं। और तुगलक वंश इसके बाद जो है वो आता है। तुगलक वंश की अगर हम बात करते हैं कि स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो गयासुद्दीन तुगलक ने उसकी स्थापना जो था वो की थी। तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक भी हुए, जिनको जो है वो वाइस फूल किंग भी बोलते हैं। ठीक है, वाइस फूल किंग भी उनको बोलते हैं, ये पता होना चाहिए था आपको। तुगलक और एक आपके पास जो है वो दूसरा खिलजी डायनेस्टी हो गया। अच्छा, इसी में हमें देखने को एक और बात मिलती है कि अमीर खुसरो का नाम भी आपने सुना है। तो अमीर खुसरो किसके दरबार में हुआ करते थे, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ही जो था वो हुआ करते थे। ये भी अलग से सेपरेटली जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द मुगल एम्परर हु ड्रोव अवे द पोर्टुगीज फ्रॉम हुगली द प्रीमियम पोर्ट ऑफ बंगाल वॉज, तो बोलते हैं वो मुगल शासक जिसने पुर्तगालियों को हुगली बंगाल का प्रमुख पतन से खदेड़ा था। तो देखो उस मुगल शासक का नाम आपको बताना है। तो वो मुगल शासक जो था वो शाहजहां जो था वो हुआ करता था। शाहजहां ने जो था ये किया था। शाहजहां ने जो था वो क्या किया था, पुर्तगालियों को उसने हुगली बंगाल के जो प्रमुख पतन है वहाँ से जो था वो प्रमुख जो वहाँ के पोर्ट हैं वहाँ से जो था वो खदेड़ा था। तो ये शाहजहां मतलब इसका काफ़ी प्रभाव जो था वो हुआ करता था। अकबर, जहांगीर, बाबर, शाहजहां, इन सभी के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु यहाँ से कुछ कॉमन बातें होती हैं जो याद रखनी है। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि आपको ध्यान रखना है कि जो मुगल एम्पायर है उसकी स्थापना बाबर के द्वारा जो था वो की गई थी। बाबर के बाद हुमायूं जो था वो आया। हुमायूं के बाद आया अकबर। अकबर के कार्यकाल के दौरान पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है 1556 में, परंतु उससे पहले 1556 से पहले जो था वो पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में जो था वो हो चुकी थी। अकबर के अलावा आपने ये भी ध्यान रखना है कि जहांगीर फिर आता है। जहांगीर जो है वो जो सिख गुरु होते हैं जिनका नाम गुरु अर्जन देव होता है, 5वें नंबर के ये सिख गुरु थे, इनको एग्जीक्यूट जो था वो किया गया था। जहांगीर के बाद जो है वो ये आता है शाहजहां करके। शाहजहां की अगर हम बात करते हैं कि शाहजहां ने क्या किया था, तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। मोती मस्जिद इसने बनवाई थी। इसने जो था वो जामा मस्जिद, रेड फोर्ट दिल्ली का जो था वो बनवाया था। तो इसके कार्यकाल के दौरान ये कंस्ट्रक्शन वगैरह जो था वो काफ़ी जो था वो हुई थी। आज के टाइम में भी इनके नमूने, जीते जागते नमूने आपको देखने को मिलते हैं। 130 में क्या बोलते हैं हु टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल आफ्टर लॉर्ड क्लाइव, तो बोलते हैं लॉर्ड क्लाइव के बाद जो है वो लॉर्ड क्लाइव के पश्चात बंगाल के प्रशासन का भार किसने संभाला था, तो लॉर्ड क्लाइव तो चला गया। लॉर्ड क्लाइव के बाद जो था वो प्रशासन किसके द्वारा संभाला गया था, वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो था वो संभाला गया था। तो हेस्टिंग की बात करेंगे, लॉर्ड क्लाइव की बात भी जो है वो यहाँ पर की जाएगी। यहाँ पर जो है वो
वॉरेन हेस्टिंग का नाम आया तो ये पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो हुआ करता था। इसके कार्यकाल के दौरान जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का वो आया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का जो था वो आया था। इसी के कार्यकाल के दौरान जो था वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई थी? 1784 में की गई थी, कलकत्ता में सर विलियम जोन्स के द्वारा जो था वो की गई थी। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस भी आया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहते हैं, इसको सिविल सर्विसेज का जन्मदाता भी बोला जाता है। इसके कार्यकाल के दौरान एंग्लो मैसूर वॉर जो हुआ करता था, जो 1790 और 92 के बीच में हुआ था, उसका तीसरा एडिशन जो था वो हुआ था। और इसी के कार्यकाल के दौरान जो था वो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम जो था वो कौन से ईयर में जो था वो हुई थी? तो वो 1792 में जो था वो हुई थी। तो इतनी बेसिक बातें याद रह जाएंगी। ये आसान बड़े ही आसान पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु वॉज अरेस्टेड इन कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस। तो बोलते हैं कि कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस जो था, कानपुर कॉन्स्पिरेंसी केस में जो था वो किसको गिरफ्तार जो था वो किया गया था? इसमें S.A. डांगे को जो था वो गिरफ्तार जो था वो किया गया था। अब ये कॉन्स्पिरेंसीज उस टाइम ब्रिटिशर्स के टाइम में अलग अलग होती थी, क्योंकि उस टाइम जो था वो लोगों के दिलों में जुनून था। लोग जो था वो आज़ाद देश को करना चाहते थे किसी भी हाल में, तो वो किसी भी हद तक जाने के लिए जो था वो तैयार रहते, तो अलग अलग कदम उठाए जाते थे। तो उसी सीरीज में हमें कानपुर कॉन्स्पिरेंसी देखने को मिलती है। ये जो कानपुर कॉन्स्पिरेंसी है इसको कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेंसी भी बोलते हैं। 1924 में ये हुई थी। और इसमें जो था वो बहुत सारे लोग, अकेले जो था वो S.A. डांगे ही शामिल नहीं थे, इसमें जो है वो और भी लोग जो था वो शामिल थे। जैसे कि इसमें जो था वो हमें मुजफ्फर अहमद देखने को मिलते हैं, शौकत उस्मानी देखने को मिलते हैं, नालिनी गुप्ता जो है वो देखने को मिलती है। तो ये सब लोग जो था वो इस कानपुर कॉन्स्पिरेंसी में जो था वो कानपुर षड्यंत्र में जो था वो शामिल हुआ करते थे। हुई कब थी वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRCA के TGT जैसे एग्जाम के लिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के अदर एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। ये सही मौका है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का। अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है और आप जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप देने के लिए जो है वो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। साथ में ही जो है वो टाइम मैनेजमेंट और चीज़ों को जो मेरिट में आने से आपको रोकती हैं, उन चीज़ों को इम्प्रूव करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स से टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना। आगे बोलते हैं द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट कंट्रीज वॉज अटेंडेड बाय हाउ मेनी कंट्रीज। तो बोलते हैं कि पहली जो नॉन अलाइनमेंट मेंबर्स कंट्रीज थी उनकी जो मीटिंग हुई थी वो कितने देशों के द्वारा अटेंड की गई। तो वो ये नहीं पूछा गया है कि ये कहाँ पर हुई थी, कब हुई थी, इसके बारे में ये पूछा गया है नाम के बारे में। नाम इसको बोलते हैं ऐसे NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था ये 25, ऑप्शन C सही आंसर हो जाएगा। ये फर्स्ट मीटिंग जो था वो 25 कंट्रीज के द्वारा जो था वो अटेंड की गई थी। ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट थी ना, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी। बेलग्रेड्स यूगोस्लाविया में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। अच्छा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना कब की गई थी, कहाँ पर की गई थी, ये तो पता आपको चल गया। अभी ना रिसेंटली इसकी मीटिंग हुई भी थी। 19 नंबर की 19वें नंबर की समिट जो था वो नाम की हुई थी। और कब हुई थी? 19 नंबर की जो नाम की समिट हुई थी वो 2024 में हुई थी, जनवरी 2024 में जो था वो हुई थी। चांसेस कम है कि इतना पुराना करंट अफेयर पूछा जाए, परंतु अगर फिर भी पूछा जाए तो कहाँ पर हुई थी ये पता होना चाहिए। ये कंपाला में जो था वो हुई थी। कंपाला में जो था ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की मीटिंग जो था वो हुई थी और जनवरी 2024 में जो था वो हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 133 क्वेश्चन, बोलते हैं द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट फ्लोज टॉवर्ड ईस्ट इज। तो बोलते हैं कि भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी जो पूरब की ओर जो है वो बहती है। तो देखो, भारत की सबसे लंबी नदी जो पूरब की ओर बहती है वो जो है वो गोदावरी है। ऑप्शन B जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, नदियों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हमारे पास सबसे लंबी नदी कौन है, उसके बाद लंबी नदी कौन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले तो गोदावरी नदी के बारे में जानिए। गोदावरी नदी जो है वो महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट से जो है वो निकलती है। फाइनली ये जाकर जो है वो बे ऑफ बंगाल में जो है वो फॉल करती है। अगर हम बात करते हैं लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो कौन सी है इंडिया की, तो लॉन्गेस्ट रिवर जो इंडिया की है उसकी अगर हम बात करते हैं तो वो गंगा नदी जो है वो आ जाती है। गंगा नदी सबसे लंबी नदी जो है वो आती है। और गंगा नदी का तो आपको पता है गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। फाइनली जाकर ये भी बे ऑफ बंगाल में ही फॉल करती है। हमारे पास अलग अलग नदियां जो है वो आती हैं, जैसे कि गंगा आती है, इंडस आती है जो कि मानसरोवर लेक से निकलती है, सतलुज नदी आती है वो भी मानसरोवर रक्सताल झील के समीप से निकलती है,
हमारे पास जो है वो झेलम नदी जो है वो आती है। झेलम नदी जो है वो वेरीनाग जो कि कश्मीर में पड़ता है वहाँ से निकलती है। चंबल नदी आती है। चंबल नदी जो है वो सिंगूर चूरी पीक है वहाँ से निकलती है। कोसी हमारे पास नदी आती है, ये जो है वो एक गोसाइन धाम पीक आती है वहाँ से निकलती है। अब नदियों के बारे में एक और क्वेश्चन जो है वो बड़े ही अच्छे से पूछा जाता है कि कौन सा शहर जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। हम यहाँ पर गोदावरी नदी पढ़ रहे थे। गोदावरी नदी के किनारे जो है वो गोदावरी नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो ये जो नासिक शहर आपका आता है ना, नासिक गोदावरी के किनारे जो है वो बसा हुआ है। ठीक, तो इतनी बातें समझ आई होगी। अगला क्वेश्चन है 134, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत। तो बोलते हैं इनमें से कौन सी रेंज ऐसी है जो इंडिया और तिब्बत के बीच में एक नेचुरल बैरियर के रूप में जो है वो काम जो है वो करती है। तो नेचुरल बैरियर के रूप में जो है वो कलिम्पोंग कर जो रेंज है वो जो है वो नेचुरल बैरियर के रूप में जो है वो काम करती है। अच्छा, कलिम्पोंग के बारे में तो याद आपको रह ही जाएगा। यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर लिपू लेक पास जो है वो दिया गया है। ये लिपू लेक पास जो है वो कौन से इंडियन स्टेट में आता है, तो ये उत्तराखंड स्टेट में जो है वो आता है। उत्तराखंड स्टेट ये आता है। यहाँ पर एक और पास दिया गया है, यहाँ पर जिलीपला पास जो है वो दिया गया है। तो ये जिलीपला पास जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो आता है, तो ये सिक्किम स्टेट में जो है वो आता है। और बारालाचा को तो आपको पता ही है कहाँ पर आता है। अच्छा, बारालाचा कहाँ पर आता है वो पता है, आप ये कमेंट कर भी साथ में बताना कि हमारे पास जो रावी नदी है वो कहाँ से जो है वो निकलती है। रावी नदी हिमाचल में कहाँ से निकलती है। आगे बोलते हैं गोरखनाथ इन दी गिरनार हिल्स इज दी हाईएस्ट पॉइंट इन। तो बोलते हैं कि गोरखनाथ जो गिरनार हिल्स में आता है वो हाईएस्ट पॉइंट है, परंतु किसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो गिरनार की पहाड़ियों में जो गोरखनाथ उच्चतम चोटी है वो ध्यान रखें, वो जो है वो काठियावाड़ की जो है वो ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। इंडिया में जो है वो वैसे अलग अलग जो है वो पीक्स आती हैं। थोड़ा सा पीक्स के बारे में बताता हूँ। कंचनजंगा पीक आती है इंडिया में हाईएस्ट। नंदा देवी एक पीक जो है वो आती है। नंदा देवी पीक भी इम्पोर्टेंट पीक है, उत्तराखंड में ये आती है। एक कामेत पीक जो है वो आती है, ये भी पूछ लेते हैं कि ये पीक जो है वो कहाँ पर आती है, तो ये भी उत्तराखंड में ही जो है वो आती है। ऐसे ही जो है हमारे पास रीमो पीक जो है वो एक आती है। रीमो पीक जो है वो कहाँ पर लाई करती है, रीमो पीक का ध्यान रखें कि ये जो है वो कराकोरम माउंटेन्स में जो है वो आती है। त्रिशूल पीक हमारे पास एक आती है। त्रिशूल पीक उत्तराखंड में जो है वो आती है। बाकी तो आपको पता ही है, जो हम इम्पोर्टेंट पीक्स हिमाचल पॉइंट जी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते रहते हैं वो तो हमने पढ़ ही ली है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक्स दी गैरसोपा फॉल। तो बोलते हैं कि जो गैरसोपा फॉल है ये किस नदी के द्वारा जो है वो बनाया जाता है। तो 136 की अगर हम बात करें तो गैरसोपा फॉल जो है वो सरवती नदी के किनारे जो है वो सरवती नदी के से जो है वो बनता है। ये सरवती नदी, इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। हमारे पास ऐसे और भी इंपॉर्टेंट दर्रे जो है इंपॉर्टेंट फॉल्स, दर्रे नहीं, इंपॉर्टेंट फॉल्स, पानी के कुछ ऐसे झरने और भी जो है वो आते हैं। अगर फॉल्स की ही बात की जाए कि कौन कौन से ऐसे फॉल्स हैं वो उनके बारे में थोड़ा सा जान लें, तो एक जोग वाटरफॉल जो है वो आता है। जोग वाटरफॉल जो है ये आता है, तो ये इसी को जो है वो गैरसोपा वाटरफॉल भी जो है वो बोलते हैं। जोग वाटरफॉल, गैरसोपा वाटरफॉल एक ही बात है। और ये जो है वो कौन सी नदी जो है बनाता है, तो ये जो है वो सारवती नदी बनाता है। इससे पहले जो है कुंचिकाल, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुंचिकाल कर भी आता है। ये कुंचिकाल जो आता है ये जो है वो वराही नदी कर्नाटक में पड़ती है। वराही नदी उसको जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, एक आता है शिव समुद्रम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये कावेरी नदी को जो है वो पानी प्रोवाइड करवाता है। ये कर्नाटक में जो है वो पड़ता है। आगे बोलते हैं सेलवास प्रकार की वनस्पति कहाँ पर पाई जाती है। तो सेलवास प्रकार की वनस्पति जो है वो ये वनस्पति जो है वो पाई जाती है केरल में। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे बोला गया है द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन इंडिया इज। तो बोलते हैं कि इंडिया में जो है वो पेट्रोलियम का जो लार्जेस्ट पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग स्टेट है वो कौन सा है। तो इसका जो है वो गुजरात सही आंसर जो है वो हो जाएगा। गुजरात में जो है वो सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम जो है वो होता है। आगे बोलते हैं इन इंडिया हाई क्वालिटी बासमती राइस इज मेनली ग्रोन ऑन। तो इंडिया में जो हाई क्वालिटी के बासमती राइस ग्रो किए जाते हैं वो कहाँ पर जो है वो किए जाते हैं, वो देहरादून में जो है वो किए जाते हैं। जब हम राइस की बात कर ही रहे हैं तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस के बारे में पूछा जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च जो है वो आता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च आता है, ये कहाँ पर स्थित है, ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनता है। तो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च हैदराबाद में जो है वो स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस रिसर्च क्लियर होता है यहाँ से क्वेश्चन।
अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं खेतरी इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इज इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसिंग सेंटर ऑफ। तो यहाँ पर माइंस आती हैं, ये किस चीज़ की माइंस जो है वो यहाँ पर आती हैं, यहाँ पर कॉपर की माइंस आती हैं। कई बार सिंपली क्वेश्चन पूछ जाता है कि खेतरी माइंस जो है वो, खेतरी जो है वो किसके लिए जाना जाता है, तो कॉपर माइंस के लिए जो है ये जाना जाता है। खेतरी किसके लिए जाना जाता है, ये कॉपर माइंस के लिए खेतरी जो है वो जाना जाता है। अब यहाँ पर जब माइंस की बात हो ही रही है तो पहले तो कॉपर के बारे में एक बात ध्यान रखना कि कॉपर पहली मेटल थी जो इंसान के द्वारा जो था वो खोजी गई थी। अब हमारे पास जो माइंस आती हैं अलग अलग तरह की, जैसे कि हमारे पास माइका की माइंस जो है वो आती हैं। ये माइका की माइंस जो है वो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार में आती हैं। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है जो है माइंस का। इंडिया में आयरन ओर्स भी आती हैं। आयरन ओर्स में जो है वो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट कर ये ओर्स आती हैं जो कि इंडिया में जो है वो मिलती हैं। गोल्ड की ओर्स भी जो है वो यहाँ पर, गोल्ड की माइंस भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, खासकर कर्नाटक, झारखंड जैसे स्टेट्स में जो है ये मुख्य रूप से देखने को जो है वो मिल जाती है। 141 क्वेश्चन में बोलते हैं द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज़ बीन बोरोड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाली संघीय प्रणाली ली गई है। तो हमारा जो फेडरल सिस्टम है जिसमें सेंटर स्ट्रांग होगा, और ये सिस्टम जो है वो कहाँ से जो है बोरो किया गया है, तो इस तरह का सिस्टम जो है वो हमने बोरो किया है कनाडा से। ऑप्शन बी सही आंसर। अच्छा, कनाडा से हमने और क्या चीज़ बोरो की है, कनाडा से हमने एक और चीज़ बोरो की है। जैसे हम देखते हैं ना कि जो गवर्नर किसी स्टेट के होते हैं उनको जो है वो अपॉइंट किया जाता है सेंटर की गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो सिस्टम भी हमने कनाडा से ही जो है वो बोरो किया है। यहाँ पर ऑप्शन में यूएसए सबसे पहले दिया गया है। यूएसए से हमने जो है वो फंडामेंटल राइट जो है वो बोरो किए हैं। यूएसए से ही जो है वो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की इंडिपेंडेंस होगी, ये बोरो किया है। इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट की होती है वो हमने यूएसए से बोरो की है। जुडिशियल रिव्यू यानी कि किसी ऑर्डर को देने के बाद उसका रिव्यू करना, वो भी हमने जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ही जो है वो लिया है। यूके जो है वो ऑप्शन में दिया गया है। अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है वो ली है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमने जो है वो रूल ऑफ लॉ लिया है, सिंगल सिटीजनशिप जो है वो यहाँ से ली है। यहाँ से हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का सिस्टम जो है वो लिया है। हमारे पास जो प्रेरोगेटिव रिट्स आती हैं वो हमने यहाँ से जो है वो ली है। फ्रांस भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो फ्रांस का भी कई बार पूछ जाता है क्योंकि यहाँ से हमने रिपब्लिक जो लिया है, रिपब्लिक एंड आइडियल लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी हमने अपने प्रियम्बल में जो है ये चीज़ें हमने फ्रांस से लेकर जो है वो जोड़ी है। अब ये अलग अलग चीज़ें हमने यहाँ से लेकर जोड़ी हैं। तो एक आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, ये हमने कहाँ से लिया है और अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लेकर जो है वो जोड़ा है, वो आप कमेंट कर बताएंगे। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम्स ऑफ स्टेट एंड स्पेसिफिक देयर टेरिटरीज। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यों के नामों की सूची और उनकी सीमाओं को दर्शाती है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कौन सा शेड्यूल है जो नेम्स ऑफ स्टेट और स्पेसिफाइज देयर टेरिटरी, इनके स्टेट का नेम और उनकी टेरिटरीज को जो है स्पेसिफाई करता है, वो जो है वो कौन सा आता है। तो ऐसे ही हमारे पास अलग अलग शेड्यूल जो है वो आते हैं। ये शेड्यूल नंबर पहला ही ऐसी बात जो है वो करता है। नेम ऑफ स्टेट, उनकी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो होगी वो पहले ही शेड्यूल में बात की जाती है। दूसरे शेड्यूल में जो अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, इन चीज़ों की बात जो है वो की जाती है। जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, इन लोगों के इन चीज़ों प्रिविलेजेस हो गए, इनके जो है वो प्रिविलेजेस के अलावा जो है इनकी अलाउंसेस हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे पास सेकंड शेड्यूल में डिस्कस की गई हैं। हमारे पास इंपॉर्टेंट शेड्यूल 8th शेड्यूल आता है। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं। 7th शेड्यूल आता है, इसमें यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट जो है वो आती है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो 10th शेड्यूल इंपॉर्टेंट आता है जो कि एंटी डिफेक्शन से जो है वो डील करता है। 11th शेड्यूल जो है वो ज़रूरी है हमारा। 11th शेड्यूल जो है वो किससे डील करता है, ये 11th शेड्यूल जो है वो पंचायतों वगैरह से जो है वो डील करता है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। हमारे पास टोटल जो है वो 12 शेड्यूल जो है वो आ जाते हैं। 12th नंबर का शेड्यूल म्यूनिसिपैलिटीज, जो म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं उनके साथ डील करता है। तो 12 भी ध्यान रखना, 13 भी ध्यान रखना कि किस किस के साथ जो है वो डील करते हैं। अब आपको ये सब यहाँ से पता चल गया, इतना सा यहाँ से काफ़ी है याद रखने के लिए। अच्छा, टेलीग्राम पर अगर आप चाहते हैं कि हमें ज्वाइन करें तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से ऐसे @allexam31 करके जो है वो सर्च कर लेना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा।
हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट भी जो है वो आते हैं। तो कौन सा पार्ट हमारा जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ जो है वो डील करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट डील करता है, ये अभी आप फिलहाल के लिए कमेंट करके जो है वो जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम का तो आपको पता ही चल गया है कैसे ज्वाइन करना है। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।